नमस्कार। हर बार की तरह शुरुआत हमारी फिर एक बार यहीं से होगी कि आशा है अब तक आपने सारी वीडियो देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो देखिए। अगर देखेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा और आपको लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं और अन्य जो आप वीडियो देखने को आपको मिल सकते हैं उसमें अंतर है कि नहीं है। खैर, हमने अभी तक आपको राष्ट्रपति पढ़ाया और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद पढ़ाई और अब आते हैं हम जो राज्य होता है उसके सबसे महत्वपूर्ण अंग विधायिका पर। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि राज्य की शक्तियों का जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। विधायी शक्तियाँ विधायिका को, कार्यपालक शक्तियाँ कार्यपालिका को और न्यायिक शक्तियाँ न्यायपालिका को दी गई हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है क्योंकि हम वास्तव में ब्रिटेन के अधीन रहे बहुत दिनों तक, तो हम उन्हीं की परंपराओं के अनुसार, उन्हीं की संस्थाओं के अनुसार जीने के लिए अभ्यस्त थे। आप जानते हैं कि लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। एक संसदीय लोकतंत्र जिसका आदर्श स्वरूप आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जिसका आदर्श स्वरूप आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिलता है। जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है उसमें कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है, वही वास्तविक होता है, वही संवैधानिक होता है, औपचारिक होता है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति। और जो संसदीय लोकतंत्र होता है जैसे ब्रिटेन, वहाँ कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, एक औपचारिक या संवैधानिक प्रधान जैसे कि वहाँ का राजा या रानी, और एक वास्तविक प्रधान यानी प्रधानमंत्री। हमने चूँकि ब्रिटेन की संस्थाओं को अपनाया है इसलिए हमारे यहाँ भी 2 प्रधान होते हैं कार्यपालिका के, एक राष्ट्रपति जो औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख है और एक प्रधानमंत्री जो वास्तविक प्रमुख है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। आप देखेंगे पूरे संविधान में हमने बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन कुछ परिवर्तित स्वरूप में हमने कोशिश की है कि जो भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे देश की जनता, उसके अनुसार उस समय जितना संविधान निर्माता हमें उस समय की चीज़ों को लेते समय परिवर्तित रूप में कर सकते थे वो लिया गया है। जैसे देखेंगे आप कि हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन ब्रिटेन की तरह हमने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया है। हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है, प्रभुता संपन्न है। हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और प्रभुसत्ता जनता में नहीं था। तो हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन ध्यान रहे कि ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को हमने नहीं अपनाया है। तो जैसे हमने आपको बताया कि चूँकि देश कानून से चलता है और कानून बनाने के लिए विधायिका की आवश्यकता होती है, व्यवस्थापिका की आवश्यकता होती है, जिसे हम आम भाषा में संसद कहते हैं। और इसके लिए शुरू होता है काम अनुच्छेद 79 से, 79। और 79 में कहा गया है कि का विषय है संसद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। और उसमें कहा गया है, आगे क्या कहा गया, आज बहुत महत्वपूर्ण बात, कि संघ के लिए एक संसद होगी। क्या होगी? संघ के लिए एक संसद होगी, यानी देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर यूनियन, या देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ यूनियन। अब ये भी कहा गया है कि जो संघ के लिए संसद होगी वो बनेगी किससे मिलकर के? राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। यानी संघ के लिए संसद होगी और जो संसद का गठन होगा वो इन 3 अंगों से मिलकर के होगा। बिल्कुल गांठ बांध लें आप, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की अंग्रेजी है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा को अंग्रेजी में कहा गया है हाउस ऑफ पीपुल। ये कहा गया है संविधान में। तो
अनुच्छेद 79 बहुत महत्वपूर्ण, सीधे सीधे डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ जाते हैं, डायरेक्ट एकदम, कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो संसद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 79 के तहत। और आपको ध्यान में रखना है, आता है संसद का अंग है, तो कौन कौन अंग है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, संसद के किसी भी सदन का राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी वो संसद का अनिवार्य अंग है, क्योंकि संसद का काम है कानून बनाना, और कानून तब तक नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। ध्यान रखिएगा, क्यों राष्ट्रपति को संसद का विधायिका का अंग माना जाता है? क्योंकि विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति शामिल है। विधायी प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि राष्ट्रपति उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अर्थात कोई भी प्रस्ताव, जब सरकार को कोई कानून बनाना होता है तो उससे संबंधित जब प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है तो पहले वो एक सदन के द्वारा पारित होता है, फिर दूसरे सदन के द्वारा पारित होता है, और जब संसद के द्वारा पारित किया जाता है, कर दिया जाता है, तो उसको विधेयक कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। और जब विधेयक पर राष्ट्रपति दस्तखत कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, और तब वो लागू होता है। तो एक्ट तब तक नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर दस्तखत ना कर दें। विधेयक और अधिनियम में अंतर है ये, ठीक, कि एक कोई कानून बनाए संबंधित प्रस्ताव संसद में पेश हुआ, वो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, जब तक वो पास नहीं हुआ, पास कर दिया गया तो उसको बोलते हैं विधेयक, और जब विधेयक पर दस्तखत कर दिया गया तो उसको बोलते हैं अधिनियम, एक्ट। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अविभाज्य या अनिवार्य अंग है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 79 के बाद अनुच्छेद 80। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 80। और आर्टिकल 80 संबंधित है किससे? राज्यसभा की संरचना से। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना यानी कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि वास्तव में राज्यसभा का गठन कैसे होगा। तो अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि जो हमारी राज्यसभा होगी, जो उच्च सदन जिसे कहा जाता है, सब ज़्यादा महत्वपूर्ण सदन तो लोकसभा है, लेकिन फिर भी उसको निम्न सदन कहा जाता है, और सब कम महत्वपूर्ण जो सदन है राज्यसभा, उसको कहा जाता है उच्च सदन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये कहा गया है जो है अनुच्छेद 80 में कि राज्यसभा में सबसे पहले तो ये कहा गया है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का नाम निर्देशन, दूसरे शब्दों में मनोनयन, लेकिन नाम निर्देशन शब्द प्रयोग है, किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। और ये 12 सदस्य कहाँ से आएंगे? ये साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है, बिल्कुल उसको दिमाग में बिठा लेना है, याद रखिएगा। ये 4 बिल्कुल आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि जब विकल्प आगे कभी कभी ऐसा आता है कि किस क्षेत्र के व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो इन चारों में से एक और हो, 3 तो होंगे, और हो सकता है कि एक कुछ ऐसा हो जो इससे डिफर करता हो और वही गलत हो, या ऐसा विकल्प दे देंगे कि आप कुल मिलाकर के अगर आपको चारों चीज़ें याद रहेंगी तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी। तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के जो अग्रणी और महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे उनको राष्ट्रपति, ऐसे अधिकतम 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, नाम निर्देशित करेंगे। ध्यान रखिएगा इसको। और ये व्यवस्था हमने ली है आयरलैंड के संविधान से, या आयरलैंड से। कहाँ से ली है? आयरलैंड से। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें हम, ये व्यवस्था क्यों की गई?
ये व्यवस्था इसलिए की गई है, क्यों लाभदायक है व्यवस्था ये, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य वही हो सकता है जो दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। भारत में बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं कि जिनको अगर हम मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में ले लें तो उससे देश और देश की जनता का बहुत भला हो सकता है, क्योंकि वो बहुत योग्य लोग हैं, बहुत कर्मठ लोग हैं, ईमानदार हैं, लेकिन वो चुनावी राजनीति में नहीं फंसना चाहते, चुनावी राजनीति में नहीं फंसना चाहते। तो हम इसके माध्यम से उनको संसद का अंग बना सकते हैं और हम उनको मंत्रिपरिषद में लेकर के उनका देश और समाज के कल्याण और विकास में उपयोग कर सकते हैं। और इस व्यवस्था के द्वारा हम और बहुत सारे जो महान हस्तियाँ इस क्षेत्र की, उनको संसद में स्थान दे करके, राज्यसभा में स्थान दे करके दोनों का गौरव बढ़ा सकते हैं, संसद का भी और उनका भी। जब हम लता मंगेशकर को सदस्य बनाते हैं या सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं तो ऐसा करके दोनों को महत्व दे रहे होते हैं। संसद का भी गौरव बढ़ता है जब ऐसी महान हस्तियाँ संसद में बैठती हैं, और इनका भी गौरव बढ़ता है, दोनों को सम्मानित कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा हमने दोनों को सम्मानित करने का प्रयास किया है। तो एक तो ये सदस्य होंगे अधिकतम 12, और ये कहा गया है कि राज्यों से और संघ राज्यों से अधिकतम कहा गया, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 238 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। और निर्वाचन कौन करेगा? निर्वाचन करेंगे उन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य प्रयोग है, निर्वाचित सदस्य। यही सब छोटी छोटी गलती होती हैं। कहो आ जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो आ जाएगा राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, तो गलत हो जाएगा। राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, क्योंकि आप देखेंगे कि विधानसभाओं में भी सदस्यों का मनोनयन भी होता है राज्यपाल के द्वारा, एक सदस्य का। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों से और संघ राज्यों से अधिकतम 238 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। और किस राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, इसका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। हम आपको जब अनुसूची बताए थे तो आपको बताए थे कि चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यों को राज्यसभा के लिए स्थानों का आवंटन, यानी किस राज्य को राज्यसभा में कितने सदस्य, किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य आएंगे, ये दिया गया है किसमें? चौथी अनुसूची में। और जब हम चौथी अनुसूची पर नज़र डालते हैं तो वास्तव में संघ राज्यों को अभी तक कोई स्थान नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि कुछ छोटे राज्यों को भी स्थान नहीं दिया गया है। टोटल जो संघ राज्यों को टोटल संघ राज्यों के अलावा जो भारत में राज्य हैं उनको जो स्थान दिए गए हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? 233। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए तो आज की तारीख में संघ राज्यों से राज्यसभा के कितने सदस्य आते हैं? कोई सदस्य नहीं आता है। टोटल राज्यसभा के लिए जो राज्यों से निर्वाचित सदस्य किए जाते हैं वो कितने किए जाते हैं? 233। तो अगर ये पूछा जाए आज की तारीख में कि वास्तव में राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, तो हो तो सकते हैं कितने? 238 हो सकते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 233, क्योंकि आज की तारीख में 233 स्थानों का ही आवंटन राज्यों को किया गया है। ठीक, एक क्वेश्चन ये बना कि राज्यों, संघ राज्यों से कितने अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं? 238। कितने होते हैं? 233। अब 2 क्वेश्चन और देखो बनेंगे इसी से कि 238 हो सकते हैं निर्वाचित और 12 कर सकता है राष्ट्रपति मनोनीत, तो वास्तव में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा की? राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 238 और प्लस 12 बराबर 250। ये हो सकती है, लेकिन हैं कितने वास्तव में आज की तारीख में? 233 और प्लस 12 बराबर 245। तो ध्यान रखिएगा, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कि अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। अधिकतम कितने होते हैं? 245।
अधिकतम निर्वाचित कितने हो सकते हैं? 238। अधिकतम निर्वाचित होते कितने हैं? 233। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, क्वेश्चन कोई भी आए आपका कभी गलत नहीं होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी राज्यसभा है उसके सदस्यों का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। इसमें दो ही बातें हैं, कहा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, इसमें गुप्त मतदान की व्यवस्था नहीं है। और ये आप जान ही गए हैं कि वास्तव में कितने सदस्यों का निर्वाचन वास्तव में हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और देखेंगे आप कि जो अन्य संघ राज्य हैं वहाँ पर प्रत्येक राज्य को जो उनका उच्च सदन है उसमें बराबर स्थान दिए गए हैं। इस उदाहरण के तौर पर अमेरिका को हम ले लें तो अमेरिका में 50 राज्य हैं और सबको 2-2 स्थान आवंटित किए गए हैं, और इसलिए टोटल अमेरिका की सीनेट में कितने सदस्य, उच्च सदन में कितने सदस्य हैं? 100। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक राज्य को समान स्थान दिए गए हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया है। भारत में राज्यों को जो आवंटन किया गया है राज्यसभा में, वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर किया गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये राज्यसभा का क्या है? गैर परसंघीय लक्षण है, यानी वो ऐसा लक्षण जो संघ राज्यों में नहीं है। और भी राज्यसभा के 1-2 गैर परसंघीय लक्षण हैं, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण गैर परसंघीय लक्षण है कि राज्यसभा में जो राज्यों को स्थानों का आवंटन किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जबकि अन्य संघीय राज्यों में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 81 पर। अनुच्छेद जिस तरीके से अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, उसी तरीके से अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। और अनुच्छेद 81 ये बताता है कि वास्तव में लोकसभा में कितने सदस्य होंगे। अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा में जो है वो राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 530, जो जैसे उत्तर प्रदेश है, राज्य है, तो पहले इसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक राज्य में एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से फिर जैसे उत्तर प्रदेश है तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से भी सदस्य चुने जाते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से। इसी तरीके से मध्य प्रदेश से मान लो, यहाँ से भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट करके फिर लोकसभा का चुनाव किया जाता है। तो ये कहा गया है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 530 लोग जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। कितने? अधिकतम 530। कितने राज्यों से, यानी ये वो राज्य हैं, संघ राज्य नहीं है। इस संघ राज्यों के अलावा जो राज्य हैं वहाँ से कितने चुने जाएंगे? 530। और फिर ये कहा गया है, अधिकतम कहा गया है, और फिर ये कहा गया है कि संघ राज्यों से अधिकतम कितने चुने जाएंगे? 20। संघ राज्यों से अधिकतम कितने चुने जाएंगे? 20। और अनुच्छेद 331 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अगर उनको लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। तो यहाँ भी कई क्वेश्चन आप देखेंगे बनेंगे कि ये कहा गया है। अब यहाँ देखिए कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो जो हमारा संविधान कहता है उसके अनुसार 530 अधिकतम यहाँ से आ सकते हैं, 20 अधिकतम यहाँ से आ सकते हैं और 2 अधिकतम यहाँ से आ सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 530 प्लस 20 और प्लस 2 बराबर 552। लोग बार बार बता रहा हूँ, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए
कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि और क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर ये आ जाए कि वास्तव में लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं, निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं, तो ये एक अलग क्वेश्चन होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दूं पहले यही कि आज की तारीख में है क्या, वास्तविक व्यवस्था क्या है। वास्तविक व्यवस्था आज की तारीख में ये है कि ये जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से राज्यों से जो 530 सदस्यों का चुनाव होता है, ये 530 के तो चुने जा रहे हैं आज की तिथि में, लेकिन इनको जो संघ राज्यों को जो 20 स्थान दिए गए हैं, यहाँ से 13 लोग ही आते हैं, 13 लोग ही संघ राज्यों से आते हैं। तो वास्तव में निर्वाचन आज कितने का होता है, निर्वाचन कितने का होता है, 530 ये और प्लस 13 ये, तो कितने हो गए 543। कितने हो गए 543। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आ जाए राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, केवल राज्य लिखा हो, ध्यान रखिएगा केवल राज्य लिखा हो, अगर संघ राज्य न लगा हो तो आएगा राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं 530। अगर आ जाए राज्यों और संघ राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं तो 530 और प्लस 20 550 हो सकते हैं। वास्तव में होते कितने हैं दोनों से मिला करके, तो 530 और प्लस 13 होते हैं 543। सैद्धांतिक की स्थिति तो ये है 530 और प्लस 20 वाली, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है 530 प्लस 13 वाली। आज की तारीख में अधिकतम कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसलिए आज की तारीख में लोकसभा में वास्तविक अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम हैं कितने, तो हैं हो, देखो बार बार बता रहा हूँ, अगर आता है कितने हो सकते हैं तो हो सकते हैं कितने 530 और प्लस 20 और प्लस 2 552, और वास्तव में हैं कितने आज की तारीख में, तो हैं कितने 530 ये प्लस 13 ये और प्लस 2 नियुक्त हो गए, तो हैं कितने वास्तव में 545। तो आज लोकसभा में जो अधिकतम सांसद सदस्यों की संख्या है सब मिला करके वो है 545, जिसमें 543 निर्वाचित हैं और 2 राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित हैं। तो कोई सवाल गड़बड़ मत कर दीजिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के आधार पर बता देना। फिर एक बार कई सवाल इससे बनते हैं। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं 552, वास्तव में हैं कितने मैक्सिमम सदस्य 545। इन 545 में वास्तव में निर्वाचित कितने हैं 543, और 543 में भी निर्वाचन कैसा है 530 राज्यों से है और 13 जो हैं वो संघ राज्यों से हैं। संघ राज्यों से अगर पूछ दिया जाए कितने अधिकतम सदस्य आ सकते हैं 20, संघ राज्यों से अधिकतम निर्वाचित होते कितने हैं 13। कितने, कोई भी सवाल पूछा जाए अगर ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कभी गड़बड़ करोगे ही नहीं। बताया ना हमने आपको, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कभी आप गड़बड़ होगा ही नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया। और ध्यान रखिएगा कि जनता जिन्हें डायरेक्ट चुनती है, बीच में कोई नहीं होता है, निर्वाचन प्रत्यक्ष है। लोकसभा का चुनाव में जनता स्वयं सीधे वोट डालती है कि उसका सांसद कौन होगा, ये डायरेक्ट होगा। राज्यसभा में देखेंगे कि राज्यसभा में जनता नहीं चुनती है, विधायक चुनते हैं, यानी जनता पहले विधायक चुनती है और फिर विधायक राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। जिसको जनता सीधे चुन रही है वो चुनाव प्रत्यक्ष, और जिसको चुना जा रहा है और जनता के बीच में कम से कम एक और पायदान है तो समझ लो चुनाव क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। जैसे राष्ट्रपति वगैरह सबके चुनाव कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। अब आ गया आपका अनुच्छेद 82 में ये लिखा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो ये राज्यों को लोकसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है, इनका पुनः समायोजन किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। तो उसी अनुसार वास्तव में राज्यों को लोकसभा के स्थानों का आवंटन भी घटना बढ़ना चाहिए। तो ये कहा गया था कि इसके लिए जो है वो संसद विधि बना करके कोई व्यवस्था करेगी कि वो कौन सी एजेंसी या बॉडी होगी जो वास्तव में हर जनगणना के बाद इस समायोजन को देखेगी। तो याद रखिएगा कि संसद द्वारा पारित कानून के आधार पर एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, परिसीमन आयोग, लिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है। और वही आयोग जो है ये डिसाइड करता है कि वास्तव में किस राज्य को कितने स्थानों का आवंटन किया जाएगा। फिलहाल ये जो आवंटन चल रहा है, राज्यों को जो आवंटन चल रहा है
वो 1971 की जनगणना के आधार पर चल रहा है। अभी हमारे यहाँ जितने जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे जो चुनाव हो या अन्य तमाम चीज़ें जो हैं वो 1971 जब जनगणना सब की जनसंख्या की बात आती है तो वास्तव में 1971 की जनसंख्या को लिया जा रहा, यही रहेगी। यानी लोकसभा में जिस राज्य को जितने स्थानों का आवंटन किया गया है वो 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। परसीमन तो हो सकता है, परसीमन के लिए 2001 की जनगणना कह दिया गया है कि 2001 की जनगणना के आधार पर परसीमन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास पहले जो लोकसभाएं थी उनका नाम कुछ और रहा होगा, उनके क्षेत्र कुछ और रहे होंगे, और बाद में अभी 2001 की जनगणना के बाद जो है वो कुलदीप सिंह के दस्ता में एक परसीमन आयोग बना था। तो चूँकि जो राज्यों को आवंटित स्थान थे उनकी संख्या में तो परिवर्तन नहीं कर सकता था वो आयोग, क्योंकि संख्या हमने आपको बताया कि 2026 तक क्या है वही रहेगी, लेकिन जो लोकसभा के क्षेत्र थे उनके नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकता था। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि हम अगर हम कानपुर को ले लें तो पहले कानपुर में घाटमपुर और बिल्हौर ये लोकसभा सीटें हुआ करती थी। इनके क्षेत्र जो थे आज वो बदल गए हैं और इनके नाम बदल गए हैं तो परसीमन के द्वारा। तो परसीमन तो हुआ है, ये परसीमन हुआ है 2001 की जनगणना के आधार पर, लेकिन जो संख्या है कि किस राज्य में कितने सदस्य होंगे ये जो है अभी 2026 तक वही रहेगा। अब आता है अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में कहा गया है सदनों की अवधि। क्या कहा गया है? सदनों की अवधि, यानी ड्यूरेशन क्या होगा लोकसभा और राज्यसभा का। तो याद रखिए, जब सदनों की अवधि की बात कही गई है अनुच्छेद 83 में सब पूछा जाता है, अनुच्छेद वार पूछा जाता है कि ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, कौन सी व्यवस्था किस अनुच्छेद में, इस तरीके से पूछा जाता है। तो सदनों की अवधि की बात कही गई है। तो सदनों की अवधि, सदन हो गए 2, राज्यसभा और लोकसभा। तो साफ साफ कहा गया है कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा। इस तरीके से राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा, लेकिन कहा गया कि यथासंभव प्रति 2 वर्ष पर, यथासंभव प्रति 2 वर्ष पर, मतलब प्रति 2 वर्ष पर यथासंभव 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ये कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कितने ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 साल पर क्या हो जाएंगे? वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस तरीके से रोटेट किया जाता है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाए, 6 वर्ष हो जाए, ताकि उनको जो है रिटायर कर दिया जाए। इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाई जा गई है कि प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो जाएं। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है तो लोकसभा के लिए कहा गया है कि अगर इसका समय से पहले विघटन ना कर दिया जाए तो इसका जो कार्यकाल होगा वो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा। तो क्या विकल्प दिए हो जाएंगे कि लोकसभा के निर्वाचन की तिथि से इतना, फलानी तिथि से 5 वर्ष, इस तिथि से इतना, बस कुछ नहीं दिखना है, आपको सिर्फ याद रखना है। भले ही लोकसभा का निर्वाचन आज हो जाए, रिजल्ट सारे आज आ जाएं, निर्वाचन आयोग घोषणा कर दे कि ये लोकसभा गठन हो गया, ये लोकसभा के सदस्य होंगे, और बैठक मान लो प्रथम बैठक इस नई लोकसभा के 1 महीने बाद हो, तो उस तिथि से, जिस तिथि को बैठक हो रही है प्रथम, उस तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। ध्यान रखिएगा। तो एक लाइन आपको याद रखनी है बिल्कुल कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, तो उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष। और ध्यान रखिएगा, इसी अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है वो लोकसभा की अवधि जो है वो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, और आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 महीने तक, यानी 6 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव आपको करवाना ही होगा। तो वास्तव में अगर आता है कि क्या लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। 1 वर्ष में कितनी बढ़ाई जा सकती है? अधिकतम एक वर्ष, एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है, और
उस अवधि को ख़त्म कभी भी किया जा सकता है। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर नई लोकसभा का चुनाव कराना पड़ेगा। एट्टी 84 में जो है वो हैं सदन का सदस्य बनने की योग्यताएं। सदन का सदस्य बनने की योग्यता यानी लोकसभा राज्यसभा का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, उनका सदस्य बनना चाहते हैं तो क्या योग्यता होनी चाहिए? तो वही लिखा है कि नंबर 1 भारत का नागरिक हो। दूसरा ये राज्यसभा के लिए उसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और लोकसभा के लिए उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इसके अलावा वो योग्यता होनी चाहिए जो संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाए। आयु याद रखनी है, राज्यसभा के लिए 30 और इसके लिए 25, बाकी भारत का नागरिक तो सबके लिए होना ही अनिवार्य है। अब आता है अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 85 है संसद, उसका जो विषय है वो है संसद का सत्र और सत्रावसान और लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन। तो याद रखिए कि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो संसद का सत्र बुलाए। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो संसद का सत्र बुलाए और राष्ट्रपति संसद का सत्र इस प्रकार बुलाएंगे कि किन्हीं 2 बैठकों के बीच में 6 मास से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से ये भी निश्चित हो गया है इस बात से कि 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर 2 बैठकें नहीं होंगी 1 वर्ष में कम से कम तो फिर 6 मास से अधिक की अवधि हो जाएगी और संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। तो संसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है और ये भी कहा गया है कि इस प्रकार बुलाएगा कि किसी संसद के सत्र की जो संसद सत्र चल रहा है और उसका जो अंतिम दिन है और आगामी सत्र के पहले दिन के बीच में, मतलब संसद का सत्र यहाँ शुरू हुआ यहाँ तक चला, ये अंतिम दिन की बैठक है और आगामी सत्र की जो पहले दिन की बैठक है इसके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये तभी पूरा हो सकता है जब कम से कम 1 वर्ष में 2 बैठकें हों। और याद रखिए कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो उसका सत्रावसान कर दे, यानी अभी कह दे कि ठीक है अब ये सत्र समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे, तो सत्रावसान कर सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है और राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है, कुछ शर्तें होती हैं ऐसे नहीं करता है, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप से यही है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का विघटन कर सकता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, हम बता ही चुके हैं। लोकसभा का विघटन कर सकता है, समय से पहले भी कर सकता है और वो कब करता है वो एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल ये है कि राष्ट्रपति को इस संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है, उसका सत्रावसान करने का अधिकार है, यानी जो सत्र चल रहा होता है उसको समाप्त करने का अधिकार है और वो उसको लोकसभा का विघटन करने का अधिकार है। तो संसद का सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 86 भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहता है कि जो सदन होते हैं, सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार। तो ये कहता है अनुच्छेद 86 ये कहता है कि किसी दोनों सदनों में या किसी एक सदन में राष्ट्रपति को अभिभाषण करने का अधिकार होगा और वो किसी भी विषय पर, यहाँ तक कि अगर किसी विधेयक पर जो है वो संसद विचार कर रही है और राष्ट्रपति संसद को या किसी सदन को कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो
राष्ट्रपति संदेश भेज सकते हैं। और संसद के लिए कहा गया है कि ऐसे संदेश पर जो है वो संसद यथाशीघ्र जो है वो विचार करेगी। जिस सदन को भेजा गया है वो सदन यथाशीघ्र जो है राष्ट्रपति ने जो संदेश भेजा है उस पर विचार करेगी। तो ये जो सदनों को संदेश भेजने और अभिभाषण करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को किस है? अनुच्छेद 86 में है। अब है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 ये है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये क्या? अनुच्छेद 87। देखिए आप सब जानते हैं, इतना तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो जो नई लोकसभा होती है, जब उसका गठन हो जाता है तो प्रत्येक लोकसभा का जो नया निर्वाचन होता है तो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, तो जब उसकी पहली बैठक होती है तो पहली बैठक हमेशा राज्यसभा के साथ होती है, यानी संयुक्त बैठक होती है। क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है। एक तो ये संयुक्त बैठक होती है। तो जब भी कोई नई लोकसभा बनती है, अभी मान लो सपोज कर लीजिए 2022 में जब चुनाव होंगे लोकसभा गठन हो जाएगा और पहली बार लोकसभा की जब बैठक होगी तो वो लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक होती है। और ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है नई लोकसभा के गठन के बाद, इसको राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसमें राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं। इसके बाद प्रत्येक वर्ष जो सदन का पहला सत्र होता है, जैसे आप जानते हैं कि सामान्यतः जो हमारी संसद होती है वो बैठक करती है, 3 सत्रों में बैठक करती है। ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है और बजट सत्र होता है। पहला जो सत्र होता है वो सामान्यतः फरवरी में शुरू होता है, वो बजट सत्र कहलाता है। तो यही पहला सत्र होता है। तो प्रत्येक वर्ष, जैसे सपोज कर लीजिए 2017 में चुनाव हुए लोकसभा के, तो लोकसभा के जो चुनाव के बाद जो सबसे पहली बैठक हुई वो संयुक्त बैठक हुई। इसके बाद जो उस वर्ष की 17 में, 18 में, 19 में, 20 में जो पहली बैठक होगी उस साल की, वो संयुक्त बैठक होती है दोनों की, और उसमें भी राष्ट्रपति उस संयुक्त बैठक में अभिभाषण करता है। तो इस तरीके से ये जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहलाता है। और ये कब होता है ये मैंने आपको बताया। अब है अनुच्छेद 88। कहता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, बताया था आपको, पढ़ा चुके हैं अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के अधिकार। ये कहता है कौन? अनुच्छेद 88 बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो ये कहता है कि मतलब ये अनुच्छेद ये कहता है कि सदनों में, यानी दोनों सदन या किसी एक सदन में या संसद की किसी समिति में, मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद की किसी समिति में, जिसमें किसी मंत्री का नाम सदस्य के रूप में है या महान्यायवादी का नाम सदस्य के रूप में है, तो उस बैठक में, ऐसी बैठकों में जो है वो मंत्रियों को और महान्यायवादी को भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, महान्यायवादी एकमात्र ऐसा अधिकारी है, बहुत पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिकारी है कि जो संसद की किसी मतलब सदनों में, यानी दोनों सदनों में या किसी एक सदन में या किसी समिति में की बैठक की कार्यवाही में भाग तो लेता है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। तो वो कौन होता है? वो महान्यायवादी है। और ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में कही गई है? 88 में। एक बार ये भी आया है कि महान्यायवादी के संबंध में किस अनुच्छेद में व्यवस्था है। तो ऐसे विकल्प दिए थे कि आपको चुनना था। एक तो 76 में बताया गया है महान्यायवादी के बारे में, और महान्यायवादी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 88 में। इसलिए 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। वहाँ अटॉर्नी जनरल इंडिया के बारे में दूसरी चीज़ें बताई गई हैं, और यहाँ सिर्फ ये इतना बताया गया है मंत्रियों के साथ इसको लेते हुए कि वो
सदनों में या संसद के किसी सदन में या उसकी किसी समिति में जिसका उसका नाम सदस्य के रूप में है, उसमें वो में भाग लेगा, कार्रवाइयों में भाग लेगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये बताई गई है। इस तरीके से ये आपका बहुत महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद 88 था ये समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे का बताएंगे। धन्यवाद।